हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसमें पढ़ने से पहले, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ इस टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है, पैथोलॉजी होता क्या है। कुछ टर्म्स हमें अच्छे से एक्सप्लेन होंगी तो हम पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी। पैथो मीन्स डिसीज, लॉजी मीन्स स्टडी। ग्रीक वर्ड है पैथोलॉजी और इसका मतलब पैथो मीन्स होता है डिसीज एंड लॉजी मीन्स स्टडी। दस साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिसीज। मतलब हमने पैथोलॉजी के अंदर वो है एक स्टडी है जिसके अंदर हमने जो भी बॉडी के, नॉर्मल बॉडी के फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं डिसीज कंडीशन के अंदर, उसके बारे में जानना, उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी मीन्स फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, दो वर्ड्स होते हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी में हम जनरली बाहर के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में हम उसके स्ट्रक्चर एज वेल एज उसका फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं या मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो पैथो मीन्स वही लास्ट डिसीज, फिजियोलॉजी हमने पढ़ लिया, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना या उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना। तो अब पैथोफिजियोलॉजी में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिसीज कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है उस कंडीशन में, और वो किस, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस वे से, किस प्रोसेस से दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पैथोफिजियोलॉजी में यूज़ होती है और हमारे टॉपिक्स को इंटररिलेट करती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर किस किस के बारे में पढ़ेंगे कि इटियोलॉजी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है, एंड प्रोग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इटियोलॉजी से। इटियोलॉजी का मीन्स है, बार बार यूज़ होगा पैथोफिजियोलॉजी में, इटियोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन, इस तरह से कुछ टर्म्स हैं जो हमें यूज़ होंगी। तो लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले हमें इसका मीनिंग जो है पता होना चाहिए। तो इटियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ रीजंस, स्टडी ऑफ कॉज और रीजंस पर्टिकुलर डिसीज, कारण क्या है उस डिसीज का होने का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इटियोलॉजी को क्लासिफाई किया गया है दो वे से, इडियोपैथिक एंड लेट्रोजेनिक। इडियोपैथिक का मतलब है कि जब हमें कोज का पता ही नहीं है, कारण पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइडियोपैथिक। बार बार वर्ड यूज होगा हमारा। लेट्रोजेनिक, ऐसा कोज जो हमें अनवांटेड मेडिकल ट्रीटमेंट से मिला। मतलब मान लो हमने कुछ सर्जरी कराई, उसका साइड इफेक्ट ये हो गया कि उसके बाद से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो मतलब जो ऐसे रिजल्ट जो हमें बाद में रिसीव होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद रिसीव होता है, उसको बोलते हैं लेट्रोजेनिक। इटियोलॉजी में भी जेनेटिक और एक्वायर। जेनेटिक नाम से पता लग रहा है कि हमें ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो डिसीज का आएगा उसे हम बोलेंगे जेनेटिक। मतलब हमें कह सकते हैं कि अब पेरेंट्स में थी डायबिटीज तो अब बच्चों में होना जरूरी है। दैट मीन हमें कोज पता है कि जेनेटिक है, ये कारण क्या है, जेनेटिक है कि उसको डायबिटीज क्यों हुई है, बच्चे को डायबिटीज क्यों हुई है, उसकी जेनेटिक फैक्टर है कि मदर फादर को भी डायबिटीज है। और दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड नाम से पता लग रहा है जबरदस्ती हमने उसको एक्वायर किया है, एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लिया। तो एक्वायर्ड डिसीज कभी भी हमारे आफ्टर बर्थ कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और जो जेनेटिक होती हैं बाय बर्थ हमें ये गिफ्ट मिलता है पेरेंट्स से। तो अब हमारी जो एक्वायर्ड है वो किस किस वे से हो सकती है? इन्फेक्शन, थ्रो इन्फेक्शन, कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें इन्फेक्शन हो गई, जैसे किसी बैक्टीरिया ने हमें, बैक्टीरिया की वजह से हो गई, वायरसेस की वजह से हो गई, फंजाई की वजह से हो गई, एल्गे की वजह से हमें कोई डिसीज़ हुई, या किसी प्रोटोजोआ की वजह से हमें डिसीज़ हुई।
इस केस में हम उसको बोलते हैं कि जो हमें इन्फेक्शन हुई है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हिपोक्सिया। दैट मीन्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, उसकी वजह से मुझे कोई डिसीज हो गई। जैसे हीमोग्लोबिन हमारा डेफिशिएंसी होना, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होना हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को दिखाता है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर कारण की वजह से उस डिसीज का होना, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड। फिजिकल डिसीज, फिजिकली मतलब उसका कलर, उसके देखने में कैसी लगती है, थर्मल की वजह, हीट की वजह से बर्न हो गया या इलेक्ट्रिकल रेडिएशन की वजह से बर्न हो गया या जनरली रेडिएशन की वजह से हमें कोई डिसीज हो गई, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकली डिसीज। दूसरा है केमिकल डिसीज, किसी केमिकल की वजह से डिसीज हो गई, किसी ड्रग ने हमारे ऊपर साइड इफेक्ट कर दिया। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, मेरी बॉडी में मैंने कोई ड्रग ली, उसने गलत ही मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर दिए जिसकी वजह से मुझे टॉक्सिसिटी हो गई और वो एक कारण बन गया डिसीज होने का, तो उस डिसीज को बोलेंगे केमिकली वो मुझे डिसीज हुई है। न्यूट्रिशन एंड बायोलॉजिकल, ये हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, किसी न्यूट्रिशन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से मुझे कोई डिसीज हो गई। मान लो मैंने प्रोटीन को इनएडिक्वेट लिया, मेरी डाइट में प्रोटीन की डाइट कम है, प्रोटीन में है ही नहीं, मेरा डाइट में प्रोटीन ही नहीं है, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्योरकर। क्वेश्योरकर, जनरली क्वेश्योरकर जो डिसीज होती है हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। इनटेक और कैलोरीज, जो हमारा इनटेक है कैलोरीज का वो कम है, कैलोरीज का इनटेक कम होगा तो उस डिसीज को हम बोलेंगे मैरास्मस। ये हमारा न्यूट्रिशन की वजह से डिसीज कोज हुई है। नेक्स्ट विटामिन डेफिशिएंसी, ये आप अच्छे से जानते हैं, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी डिसीज होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है या जीरोथैल्मिया होता है, और सी से स्कर्वी डिसीज है। तो ये सारे एक्वायर्ड हैं, हमने एनवायरनमेंट से गिफ्ट लिए हैं, एनवायरनमेंट की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से उसे अडॉप्ट किया है। ये है हमारी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी का मेन कारण क्या है, मतलब पता है कि कोज, रीजन क्या है पर्टिकुलर डिसीज का, मेरे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, दैट इज द रीजन कि न्यूट्रिशन की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मुझे डिसीज हुई है, क्वेश्योरकर हुआ है। मेरे अंदर कैलोरीज की डेफिशिएंसी थी इसलिए मुझे मैरास्मस हो गया, मेरे अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, या किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म ने मुझे हिट कर दिया, बैक्टीरिया ने कर दिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ, मॉस्किटो की वजह से मुझे डिसीज हो रही है, डेंगू हो गया, सभी मुझे कारण पता है, कारण जानना उसे क्या बोलते हैं? इटियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे हम जाते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथो मीन्स डिसीज, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, मतलब डिसीज की प्रोडक्शन कैसे हुई, क्या मैकेनिज्म है उसको, डिसीज कारण क्या है, मैकेनिज्म किस वे से आई, किस प्रोसेस क्या है मेरी बॉडी में उसको डिसीज करने का, माइक्रोबियल की वजह से हुई, या मुझे इन्फ्लामेशन हो गई, या मेलिग्नेंसी की वजह से, मेलिग्नेंसी जो कैंसर की वजह से होता है, जो वन पार्ट टू अनदर पार्ट फैलता है, या टिश्यू ब्रेकडाउन की वजह से डिसीज हुई है। एक्यूट भी हो सकते हैं ये डिसीज, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट मीन्स कि एकदम अचानक से मुझे डिसीज हो गई, कुछ दिनों की से, और कुछ दिनों के लिए, कुछ मिनट से लेकर डेज के लिए। क्रोनिक मतलब वीक्स, मंथ्स, यहाँ तक, इतने लंबे से समय है। पैथोजेनेसिस, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ डिसीज, मैकेनिज्म क्या है, क्या प्रोसेस फॉलो करके डिसीज आई है हमें, किस वे से आई है, उसका कारण पैथोजेनेसिस, मैकेनिज्म को पढ़ना, इसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके अंदर हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा जनरली साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑब्जेक्टिव भी हो सकती हैं और सब्जेक्टिव भी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव मतलब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखते ही बता दिया, अरे आपको तो जॉन्डिस है, क्योंकि आपकी बॉडी पीली पड़ी हुई थी, डॉक्टर ने आपको देख के ही बता दिया।
इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स साइन। आप डॉक्टर को बिना बताए ही आपने उनको बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया आपको कि आपको कौन सी डिसीज है, इसे बोलते हैं साइन। दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। लेकिन कई डिसीज हैं जो पेशेंट ही परसीव कर सकता है, पेशेंट ही फील कर सकता है, डॉक्टर आपको देख के नहीं ऑब्जर्व कर सकता। जैसे मेरे स्टमक में पेन है, मेरे हेडेक में पेन है, डॉक्टर तो नहीं प्रिस्क्राइब बट फील कर सकता कि आपको कितनी पेन है, सीवियरिटी पेन है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। कौन बताएगा? हम पेशेंट बताएंगे उसे कि मेरे को इस पेट में दर्द है या मेरे हेडेक में हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो पेशेंट ही परसीव कर सकता है उसे सब्जेक्टिव बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव। उस केस को बोलते हैं सिम्टम। ये हमारा साइन एंड सिम्टम में डिफरेंस हो गया। साइन देखते ही डॉक्टर ने बता दिया आपको ये डिसीज है, आपकी बॉडी पीली है और यूरिन आपका पीला आ रहा है, आपको डॉक्टर को नहीं पता, लेकिन वो कुछ आइडिया लगा के कुछ आपको बता सकता है कि होता होगा ऐसा। तो सिम्टम्स में पता लग गया सब्जेक्टिव है, जो कि सिर्फ पेशेंट ही बताएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी मीन्स मैनी, फैक्टोरियल मीन्स फैक्टर, या काफी टू और मोर डिसीजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसीजेस। ये भी किडनी डिसीज भी है, पर्सन को डायबिटीज भी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी खराब हो गया। तो मल्टी फैक्टर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसीज। नेक्स्ट, कभी हमने सुना होगा रिस्क फैक्टर के बारे में। ओहो, इंक्रीज हो गया चांसेस ऑफ डिसीज। मतलब कि अगर आपको एग्जाम्पल रिस्क फैक्टर है, जैसे कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है तो रिस्क फैक्टर है उसे लंग कैंसर होने के, ज़्यादा एक्सेसिव इंक्रीज हैं चांसेस उसे डिसीज होने के। ओबेसिटी, मोटापा फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज का। तो दैट मीन्स हमें अपने वेट को मेंटेन करना है अगर हमें हार्ट डिसीज से बचना है। मुझे लंग कैंसर से बचने के लिए मुझे सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग करने से रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा लंग कैंसर होने का। ओबेसिटी है मेरे को तो देयर इज ए चांसेस ऑफ हार्ट डिसीज। तो ये है रिस्क फैक्टर का मीन्स यहाँ पे। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्च्यू इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। क्वेश्चन 1 मार्क्स में कभी आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी, इसलिए मैंने स्लाइड में शो कर दिया कि फादर ऑफ माइक्रोलॉजी इज रुडोल्फ विर्च्यू। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे सिंड्रोम। पढ़ा होगा आपने कि सिंड्रोम है, इसे डाउन सिंड्रोम हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, इस टाइप की डिसीज के बारे में लिखा जाता है। सिंड्रोम लिखा होता है कहीं, एड्स इज अ सिंड्रोम। एड्स कुछ एक बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन सेट ऑफ डिसीजेस। तो सिंड्रोम भी क्या है? इट इज अ सेट ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें मेडिकल साइंस भी है, सॉरी साइन एंड सिम्टम्स, काफ़ी बीमारियां हो रखे हैं उसे, उस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से काफ़ी बीमारी। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कोई डिसीज नहीं है, इसके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। कोई भी बीमारी आए, कफ आए, कोल्ड आए, तो आसानी से बॉडी एड्स वाले पर्सन को आसानी से गेन कर लेती है, आ जाओ वेलकम। तो इस कंडीशन में बोलते हैं सिंड्रोम, जिसमें चांसेस जो हैं बीमारी के लेने के चांसेस जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, इसमें ट्राइसोमी 21 बोला जाता है इसे, क्योंकि कि जो 21 क्रोमोसोम है हमारा, वो थर्ड कॉपी उसकी कॉपी हो जाती है, इसलिए इसे बोल देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन से आया है डाउन सिंड्रोम। इस डिसीज के अंदर फिजिकल ग्रोथ पेशेंट की डिले हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। और हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पर्सन की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और फेशियल फीचर कैरेक्टरिस्टिक पता लगता है कि इसकी नोज थोड़ी बड़ी हुई है या माउथ बड़ा हुआ है, लिप्स बड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में आ जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ओके, सिंड्रोम टर्म का मतलब पता लग गया। सेट ऑफ मेडिकल साइन एंड सिम्टम्स, काफ़ी बीमारियों का साइन एंड सिम्टम शो करना, इसे बोलते हैं सिंड्रोम। नेक्स्ट जो वर्ड यूज होता है हमारा प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स प्रेडिक्शन।
कई डॉक्टर्स जो हैं पहले से ही पेशेंट के बारे में बता देते हैं कि इस पर्सन के पास 72 आवर्स या 48 आवर हैं। अब दैट मीन्स इट्स अ बैड प्रेडिक्शन। डॉक्टर को पता चल चुका है, प्रोग्नोसिस ही प्रोग्नाइज दैट इज अ लिटिल चांस ऑफ रिकवरी। बैड प्रोग्नोसिस, प्रिडिक्शन, बैड प्रिडिक्शन है पर्सन को देख के, पेशेंट को देख के। अच्छा है, अरे ये तो ठीक हो जाएगा। जैसे अभी आजकल कोरोना वायरस का केस, अगर ओल्ड एज में हुआ है किसी पेशेंट, ओल्ड एज में किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, तो उसको चांसेस कहते हैं बैड प्रोग्नोसिस। उसे देख के लगता है कि अब नहीं हो पाएगा ठीक। लेकिन कोई हेल्दी पर्सन को हुआ है, मतलब हेल्दी इन द सेंस यंग पर्सन को हुआ है, तो चांसेस थोड़ा प्रेडिक्शन ऐसी लगती है नहीं ठीक हो सकता है प्रेडिक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म जो यूज़ होती है हमारी, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ऐसी कॉम्प्लिकेट हो जाना केस। जैसे एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक किसी पर्सन को पैरालिसिस हुआ, ठीक है, तो पैरालिसिस पर्सन को होने से ज़्यादा क्या होता है, उसका एक पार्ट जो है लेफ्ट या राइट पार्ट जो है डेड हो जाता है, बिल्कुल उसको सेंसेशन नहीं हो पाता। तो वो उसका जो वो कोई वर्क नहीं कर पाता। जैसे जिस पोजीशन में वो लेटा हुआ है ना बेड पर, उसी पोजीशन में आता है। उसकी जो मसल्स हैं जो उसका बेड के ऊपर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिससे स्वेटिंग होती है। तो उस कंडीशन में उसको स्किन जो है इरप्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन डिसीज होनी स्टार्ट करती है, जिसे बेड सोर बोलते हैं। तो दैट मीन्स पैरालिसिस, बेड सोर इज अ कॉमन इन पैरालिसिस कॉम्प्लिकेशन। बेड सोर इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर बेड सोर हो जाए पैरालिसिस कंडीशन में, तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है कि उसे पैरालिसिस तो था ही, कि वो वर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके साथ उसकी बॉडी जो उसकी स्किन है प्रेशर की वजह से इरप्टेड होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, उसके अल्सर टाइप होते जा रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेट हो चुका है केस इसकी वजह से। ये थी इंट्रोडक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।